हेलो दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है। कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं, चलते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये साइंस की क्लास। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, परिक्षेपित बीज के सफलतापूर्वक अंकुरण और नवोद्भिद के रूप में विकसित होने के लिए कौन सी स्थितियां आवश्यक होती हैं। तो किसी भी बीज के अंकुरण के लिए सभी पर्यावरणीय स्थितियां आवश्यक होती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ मृदा की ज़रूरत है या फिर सूर्य के प्रकाश की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की। हमें इन सभी जितनी भी पर्यावरणीय कंडीशंस हैं, हमें उन सभी की ज़रूरत पड़ती है एक सीड को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, उपयुक्त तो पर्यावरणीय स्थितियों की आवश्यकता हमें होती है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर बैठे यात्री आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार चल रही होती है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति होता है, वह जो है वो जड़त्व के नियम का पालन कर रहा होता है, यानी वो एक तरीके से कह सकते हैं गतिशील होता है। इसी वजह से क्या होता है, यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जब ब्रेक लगता है तो वह व्यक्ति तो गति में ही था, तो इसी वजह से आगे की ओर झुक जाता है। क्योंकि जड़त्व का नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। इसे ही जड़त्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहते हैं, इसी वजह से वे आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से सदैव कौन से पदार्थ बनते हैं। तो हम बात करें एक प्रबल अम्ल की तो वो हो जाएगा HCl, और अगर एक प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH। अगर हम इन दोनों की ही प्रक्रिया करवाते हैं तो NaCl और H2O यानी कि जल बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो यह रिएक्शन के परिणाम स्वरूप यानी उदासीनीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कूली 25 किलोग्राम द्रव्यमान के सामान को भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो, जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर है यानी उसके अंदर क्या है, ऊंचाई पर रखी हुई है, उसमें एक तरीके की स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होने की वजह से हम इसमें लगाएंगे mgh का फॉर्मूला। m की जगह पे रख देंगे 25 और g की जगह पे 10, h की जगह पर 2 रखेंगे और सभी का मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे तो हमारा कार्य की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 500 जूल, जिससे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान करनी है। तो इसमें हमें देखिए लिखा हुआ है C2H5OH, है ना, उसी को ब्रेक करके लिखा हुआ है। तो ये है एक तरीका का एथिल अल्कोहल को KMnO4 की उपस्थिति में या तो K2Cr2O7 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे निर्मित होता है CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड। ठीक है, इससे निर्मित होने वाला प्रोडक्ट होता है वह एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में 2 अलग अलग व्यक्तियों के DNA के संयोजन का क्या लाभ होता है। तो हमें पता है कि लैंगिक जनन में सबसे ज़रूरी चीज़ हमें डाइवर्सिटी यानी विविधता देखने मिलती है। वहीं पर हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, यह जनन प्रक्रिया को तीव्र करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जनन प्रक्रिया तीव्र नहीं होती है, यह विशेषकृत जनन अंगों की आवश्यकता को कम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जनन अंग ही नहीं होंगे तो प्रजनन होगा कैसे।
तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यह डीएनए प्रतिलिपियन में त्रुटियों को समाप्त करता है। तो नहीं, डीएनए प्रतिलिपि में हमेशा त्रुटियां होती हैं, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। लास्ट वाला हो जाएगा यह समष्टि के भीतर आनुवांशिक विभेद को बढ़ाता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो है डीएनए प्रजनन जो होता है वह एक तरीके से क्या करता है, विभेदन यानी कि डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, डिफरेंसेस को बढ़ाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भार का एसआई मात्रक होता है। तो भार का फॉर्मूला होता है m/g, यानी कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो यह जो होता है इसमें स्मॉल g जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो जैसे कि हम बात करें मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मृदा को चाहिए होते हैं, यानी मिट्टी को चाहिए होते हैं। तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिट्टी को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और जो मैग्नीज़ की बात की जाए तो मैग्नीज़ की मात्रा थोड़ी कम भी रहती है, तो क्या होता है, चलता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की बात की जा रही है तो मैग्नीज़ हमारा सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और प्रतिरोधकता रो वाले एक तार का प्रतिरोध R है। यदि इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है रो L/A, है ना। तो यही अभी हमें फ़िलहाल वैल्यू दी हुई है, फिर कह रहा है कि आप फिर से प्रतिरोध निकालो, यानी कि R रो L/3A कर दो, है ना, कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दो। तो वहाँ पे देखा जाए तो अभी हमने देखा कि बाकी जो है रो L/A की वैल्यू अभी हमने देखी कि वो R के बराबर है, तो हम R को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी R/3, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण कितना होता है। तो अगर हम एक समान वेग से वेग और समय ग्राफ बनाते हैं तो वह एक सीधी रेखा आएगा, क्योंकि एक समान वेग है यानी वह जो है वो एक ढलान। अगर हम वेग समय ग्राफ में बात करें त्वरण की, तो जो एक तिरछी रेखा होती है, जो एक तिरछी रेखा होती है उसकी जो ढलान होती है वह हमें त्वरण के बारे में बताती है। लेकिन अगर एक समान वेग की बात की जाए तो वह एक बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी। तो सीधी रेखा बन रही है यानी कि बिल्कुल भी ढलान नहीं है उस रेखा में, यानी कि त्वरण 1 भी % उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो त्वरण जब उत्पन्न ही नहीं हो रहा है तो त्वरण कितना होगा, 0 होगा। तो त्वरण क्या रहेगा, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, 0 होता है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थों में भोजन संवहन जटिल ऊतक का कौन सा नलिकाकार होता है तथा इसकी भित्तियाँ सछिद्रित होती हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन से पूछ रहा है कि जटिल ऊतक जो कि पादप में क्या करता है, फूड इधर से उधर सप्लाई करता है एक तरीके से देखा जाए। तो ये वो काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम यह कार्य करता है और फ्लोएम में एक नलिका होती है जिसमें क्या होती है, छिद्र पाए जाते हैं। तो उस नलिका का नाम क्या है जिससे वह फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर नीचे पत्तियों से, है ना। तो ये होती हैं चालनी नलिकाएं जिन्हें सीव ट्यूब्स कहा जाता है, जिनमें सछिद्रित यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। वह होती हैं कौन सी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सीव ट्यूब्स, और यह फ्लोएम में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गुण समांगीय मिश्रण को विषमांगीय मिश्रण से विभेदित करता है। तो यह करता है एक समान संगठन, मतलब कि एक समान संगठन होने का गुण
ऐसा होता है कि वह समांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण को अलग अलग दिखाने में मदद करता है। इन द सेंस कि जैसे अगर हम बात करें कि समांगीय मिश्रण, जैसे नमक को पानी में घोल देते हैं तो वो एक समान हो जाता है, तो वो समांगीय मिश्रण है। अगर वहीं पर हम पानी में आटा मिक्स कर देते हैं तो वह एक टाइप के सस्पेंशन यानी निलंबन का उदाहरण हो जाता है, विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण होता है। तो एक समान संगठन यानी कि जो मिश्रण बनाने की प्रक्रिया होती है वो लगभग सेम ही रहती है, लेकिन यही एक क्वालिटी है जो कि इनको अलग बताने में हेल्प करती है। अलग अलग टाइप के कणों की संख्या, मतलब एक में कण बिल्कुल गायब हो जाते हैं और एक में कण दिखाई देते हैं, तो संगठन एक ही जैसा रहता है पर दोनों में डिफरेंस हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयन 1:1 में है। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सूत्र इकाई द्रव्यमान में हमें सोडियम और क्या चाहिए, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं NaCl की बात चल रही है। तो अगर हम बात करें तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है और क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है, अगर हम दोनों को ही जोड़ देंगे तो हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान पता चल जाएगा सोडियम क्लोराइड का। जैसे कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और क्या होता है, क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। तो दोनों को जैसे ही हम ऐड कर देंगे तो हमारा 58.5 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है क्या, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने का। तो क्वेश्चन आंसर नंबर क्या बन जाएगा, ए। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर हम क्या निकाल सकते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H=I²R/T। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन में कि जो हीट होती है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर क्या कहते हैं R या फिर T, इनमें से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वही हमारी बात सही हो जाएगी। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा के वर्ग से। तो जाहिर सी बात है, प्रवाहित धारा I² उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, यही हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऊष्मा जो होती है वह प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जलीय विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जलीय विलयन यानी कि जब जल में कोई भी क्षार मिक्स किया जाता है तो ये कैसे पता चलता है कि वह एक क्षार है। तो क्षार जो होते हैं जल में हमेशा OH आयन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, OH आयन उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से क्षार जो होते हैं, क्षार का पता चल जाता है। और अगर उसमें H+ आयन रिलीज़ करेंगे तो पता चल जाएगा वो क्या है, अम्ल है। लेकिन अगर OH- आयन उत्पन्न करते हैं तो वे क्या होते हैं, एक प्रकार के क्षार होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही बता रहा है, ये जल में OH आयन उत्पन्न करते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियाँ मोटी लचीली होती हैं ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सकें। तो मोटी और लचीली जो मतलब भित्तियाँ होती हैं, ये किस में होती हैं, हमने सुना है महाधमनी अरोटा, उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जब हार्ट से जो होता है शुद्ध रक्त आता है तब वो क्या होता है, बहुत ही प्रेशर से बहता है। तो उसकी जो धमनी है अरोटा, उसकी जो भित्तियाँ होती हैं वो मोटी और लचीली होती हैं ताकि वह उच्च प्रेशर को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकें। तो इसमें अरोटा तो लिखा नहीं है पर ऑप्शन नंबर बी में धमनी दिया हुआ है, तो धमनी हमारा सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि के रूप में खंडन को दर्शाता है।
तो खंडन प्रक्रिया से कौन सा जीव है जो कि एक अलैंगिक प्रजनन के द्वारा प्रजनन करता है? तो स्पायरोगायरा एक प्रकार का शैवाल होता है जो कि खंडन विधि के माध्यम से क्या करता है, प्रजनन करता है। स्पायरोगायरा जब इसमें क्या होता है, जब स्पायरोगायरा यानी ये जो शैवाल होता है वो पूरा विकास हो चुका होता है तो वह क्या करता है, दो हिस्सों में बट जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, खंडन। और वह दो शैवाल बन जाते हैं तो वो एक तरीके से क्या बन जाता है, स्पायरोगायरा का छोटा बच्चा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु को निष्कर्षित करने के बाद उसे परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी धातुएं हमें प्राप्त होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमें शुद्ध अवस्था में ही प्राप्त हों। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट अवस्था में मिलता है तो हमें कैल्शियम को अलग करना है, कार्बन को अलग करना है या समथिंग, इन चीज़ों को अलग करना पड़ता है तब हमें शुद्ध धातुएं मिलती हैं। तो यही प्रक्रिया निष्कर्षित धातु से अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम परिष्कृत निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अपनाते हैं, यानी कि धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेगाफोन जो होता है, मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप वे उपकरण हैं जिनका उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप ये सब चीज़ें हमने नॉर्मल लाइफ में देखी है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से ध्वनि का बहु परिवर्तन करते हैं। ध्वनि जो है वो बहुत बार टकराती है फिर डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो वही इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ध्वनि का उत्पादन करते हैं, संचरण और प्रवर्धन करते हैं। इन द सेंस क्या होता है, ध्वनि जो भी रहती है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ध्वनि क्या होती है, वो जो आला होता है उसमें से क्या होती है, टकराते हुए डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। प्रवर्धन करने, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, ध्वनि का उत्पादन, संचरण और प्रवर्धन करने में किसका यूज़ किया जाता है, मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने में नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है, इसमें मेन फोकस है ना। तो अगर हमें प्रतिबिंब का किसी भी तरीके से पता चल जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाना चाहिए। पहला दिया हुआ है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक किरण जो उसी पथ के अनुदिश परिवर्तित होती। तो वक्रता केंद्र से ही आ रही है और वक्रता केंद्र से ही परिवर्तित हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जो फोकस से होकर गुजरती है। जाहिर सी बात है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है तो प्रतिबिंब कहाँ निर्मित कर देगी, फोकस पर। इसी वजह से इसमें भी प्रतिबिंब का हम क्या कर सकते हैं, अनुमान तो लगा ही सकते हैं। लास्ट वाले में कह रहा है, फोकस से होकर गुजरने वाली एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित होती है। अगर कोई किरण फोकस से आ रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, पॉसिबल होती हैं। अब कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण जो फोकस से होकर परिवर्तित होती है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत कोई भी किरण नहीं आ सकती, हमेशा समांतर आएगी या फिर मुख्य अक्ष से ही हो। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही बन जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कंडीशन ही पूछी जा रही है। मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण जो फोकस से होकर गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत कभी कोई किरण नहीं आती, हमेशा समांतर या फिर मुख्य अक्ष या फिर फोकस से डायरेक्टली कोई भी किरण गुजरती है लेकिन लंबवत नहीं हो सकती। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों को हल करने के लिए दर्पण सूत्र में दूरियों u, v, f के संख्यात्मक मानों को प्रतिस्थापित करते समय किस आवश्यक शर्त का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए? तो जाहिर सी बात है हमें u और v और f वो हमें दर्पण या फिर लेंस की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्लस या माइनस के साइन लेने पड़ते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। नई
कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि हमें जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया हो वैसी ही चिन्हों का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अवतल दर्पण दिया तो अवतल दर्पण के हिसाब से, नहीं तो उत्तल दर्पण के हिसाब से। तो चिन्हों का हमें क्या करना चाहिए, सही तरीके से चयन करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसका आंसर जो होगा सही आए। शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों में कितने कोष्ठीय हृदय होते हैं। मतलब हमें ये बताना है कि जो उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, जिनका जो है जैसे कि पक्षी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें कितने हृदय कक्ष होते हैं। तो उनमें कितने हृदय कक्ष होते हैं, 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं और ये गर्म रक्त वाले होते हैं। यानी कि ये किसी भी मौसम में अपने मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कुछ जीव होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनका जो स्तनधारी या पक्षी होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सर्वात्रिक यानी कि हर जगह पर यही नियतांक रहेगा, कैपिटल जी का मान हमेशा नियत ही रहता है। क्या रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो प्रोटॉन क्या है, एक धनात्मक रूप से आवेशित होता है प्रोटॉन, ठीक है, और इसका द्रव्यमान एक इकाई के रूप में माना जा सकता है। तो प्रोटॉन पर हमें पता होता है कि धनावेशित चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान जो है वो एक इकाई माना जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा परावैगिनी द्वारा विभक्त होता है। यानी कि हमें बताना है कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से परावैगिनी किरणें आती हैं और वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से टकराकर क्या करते हैं, उसके मतलब O2 होता है तो उसे क्या करता है, एक तरीके से तोड़ देता है। तो जब ये ऑक्सीजन जो है अन्य ऑक्सीजन से मिल जाता है तो यह ओजोन बना देता है, यानी कि O3 का निर्माण कर देता है। तो जब ओजोन गैस बनती है तो उसी से ओजोन परत का भी निर्माण हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी कि ओजोन का निर्माण मतलब किस गैस के विभक्त होने से बनती है, तो ये बनती है ऑक्सीजन गैस के विभक्त होने से। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और ऐसे ही साइंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ये क्लास डेली 11 बजे आ जाती है। पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। थैंक यू।